Good evening, children. Today we are going to learn the new chapter, the living organisms, characteristics and habitats. So let's learn a very important chapter, and you have to learn a lot of things in this chapter. और ये बहुत ही interesting होने वाला है आपका lesson. Okay. So children, when we look around, we see a variety of things everywhere, isn't it? हम जब चारों तरफ देखते हैं अपने, तो हम बहुत सारे वैरायटी चीजें देखते हैं, लाइक ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं. सो एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस और इन आवर सराउंडिंग्स, लाइक लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, whether it is physical, chemical, whatever things we see, it all constitute our environment, right? So, what is environment? So, at first, we are learning the term environment. Okay, ये environment क्या है? Okay, तो मैंने आपसे बताया, whatever we see around us, okay, the things around us, the things around us, हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं, whether it is living, like living things हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, फिजिकल चीजें हो जो फिजिकली हम देख सकते हैं, फिजिकल और केमिकल, all these things constitutes क्या है, इन सभी को मिलाकर हम एनवायरनमेंट कहेंगे. ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे एनवायरनमेंट में. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग लिविंग चीजें भी देख सकते हैं, नॉन लिविंग चीजें भी देखते हैं, है ना? तो हम दो टर्म्स पढ़ेंगे इसमें, जो क्या है, दो टर्म्स पढ़ेंगे. एक है बायोटिक एंड द अदर इज एबायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट. अब बच्चों आप पूछेंगे कि ये बायोटिक कंपोनेंट क्या है और ये एबायोटिक कंपोनेंट क्या है. है वो हम लिविंग कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं. क्या है, किस नाम से जानते हैं? जो लिविंग थिंग्स होती है उन्हीं को हम लिविंग थिंग्स, उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर पढ़ते हैं. और जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है. ओके, नाउ living component of an ecosystem including the flora and fauna. अब आप पूछो कि फ्लोरा एंड फोना क्या है, तो हम आपको बता दें, फ्लोरा यानी कि किसी भी एक इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं को हम फ्लोरा कहते हैं. फ्लोरा क्या है? The plants which are seen in the ecosystem. And the fauna are the animals. ठीक है, जो animals होते हैं उन्हीं को हम fauna कहते हैं. So the living components of an ecosystem including the flora and fauna, it forms the biotic component. यानी कि उस जगह का बायोटिक कंपोनेंट हम उसको कहेंगे जहां पर उसके प्लांट्स हो और उस लोकेशन में जो जितने भी एनिमल्स है उसको मिलाकर हम बायोटिक कंपोनेंट कहेंगे. ओके, अब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या है या एबायोटिक कंपोनेंट क्या है? द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम इंक्लूडिंग सॉइल, जहां पर जो नॉन लिविंग्स होते हैं, आपको पता है सॉइल लिविंग नहीं होता, वाटर, रॉक, एयर, etc.
So children, all the non-living things of an ecosystem like soil, water, rock, air, etc., they constitute the abiotic component of an ecosystem. But both abiotic and biotic components are interrelated or interconnected. ये जो है, ये दोनों जो है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट जो है, ये दोनों ही रिलेटेड होते हैं. यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स के बिना एबायोटिक कंपोनेंट्स का नहीं, और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बिना बायोटिक कंपोनेंट्स भी नहीं रह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनको क्या चाहिए? उनको एयर चाहिए, वाटर चाहिए जीने के लिए, है ना. तो हमेशा जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो किन पर डिपेंडेंट होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट पर डिपेंडेंट होते हैं. क्लियर? यस. नाउ चिल्ड्रन, various living organisms or various organisms, they are seen in various locations. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कई जो एनिमल्स होते हैं वो, या कई प्लांट्स जो होते हैं, हम लोग एक जगह पर जो प्लांट्स देखते हैं वो दूसरी जगह पर हम लोग उनको देख नहीं सकते, है ना. जैसे कि आई एम गोइंग टू राइट सम एग्जांपल्स ऑन द बोर्ड. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि the living organism, various living organisms live in various locations. Like for example, camels. अब अगर हम कैमल की बात करें, ओके, हम लोग कैमल की बात करते हैं, तो ये कैमल कहाँ रहते हैं? कैमल दे लिव इन डेसर्ट्स, है ना. उनको, उनका सूटेबल जो प्लेस होता है वो डेसर्ट होता है. और अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस दे लिव इन वाटर, है ना. और अगर मैं क्रैब की बात करूं तो क्रैब जो है कहाँ रहती है? ज्यादातर हम लोग बीचेस में देखते हैं उनको, है ना. जो सैंड होते हैं, रॉक्स होते हैं, उनके बीच में सब हम लोग देख सकते हैं. एंड व्हाट अबाउट एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स? एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स की, जैसे मनुष्य की बात अगर हम करें तो हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग लैंड में रहने वाले हैं, है ना. यस. सो द कैमल कैनॉट लिव इन वाटर. कैमल कभी भी वाटर में नहीं रह सकता. एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो दे कैनॉट लिव इन वाटर. और ना ही हम लोग डेसर्ट में जाकर, बुरी तरह से डेसर्ट में हम लोग एकदम से जाकर नहीं रह सकते. उसके लिए हमें कोई सुविधाएं होनी चाहिए, तभी हम लोग वहां पर रह पाएंगे. कैमल की तरह तो हम लोग नहीं रह पाएंगे, है ना. तो various kinds of organisms, they live in various locations और various places. ओके. अब बेटा जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में भी ये है कि some kinds of plants, they are found in a particular region. अब एक जगह पर पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं वो हो सकता है कि दूसरे किसी और रीजन में हम ना देख पाए, हम नहीं देख सकते उनको, है ना. यस. ओके. अब जैसे कि हम लोग फॉरेस्ट की बात करें, अब फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में जो एनिमल्स होते हैं लाइक लायन, टाइगर एक्सेट्रा, तो वो लोग वहां पर आराम से जी सकते हैं, आराम से अपना खाना पीना सोना सब आराम से कर सकते हैं, है ना. उनको फॉरेस्ट ही उनकी दुनिया है. और अगर हम माउंटेन की बात करें, आपको पता है याक जैसे एनिमल्स जो होते हैं वो लोग ज्यादातर हम लोग माउंटेन रीजन्स में देखते हैं, क्योंकि उनके लिए सूटेबल प्लेस वही है. और जैसे कि हमने सी की बात की, सी में फिशेस रहते हैं, और भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, है ना. लिविंग और वाटर ऑर्गेनिज्म या एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. तो अदर ऑर्गेनिजम्स, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सी में रहते हैं. ओके. अब डेसर्ट की हमने बात की, इससे पहले डेसर्ट में कैमल्स आराम से रह सकते हैं. और कुछ प्लांट्स होते हैं जो डेसर्ट प्लांट्स होते हैं. कौन से प्लांट्स होते हैं? डेसर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस एक्सेट्रा. ये लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आराम से रह सकते हैं. So children, the organism and the surrounding where they live, यानी कि जो organisms होते हैं और उनकी जो surrounding होती है, जहां पर वो लोग जी सकते हैं, रह सकते हैं, उसको हम लोग habitat कहते हैं. क्या कहते हैं उसको? हम लोग habitat कहते हैं.
So let's write the definition of habitat. देखते हैं habitat क्या है. अगर आपसे हैबिटेट क्या है पूछे, उसका डेफिनेशन लिखने के लिए बोले, तो हम लिखेंगे द ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग where they live, उसको हम हैबिटेट कहेंगे. ठीक है, जैसे कि कैमल का हैबिटेट जो है डेजर्ट, फिशेस का हैबिटेट जो है वाटर, है ना. तो जो ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग्स जो है, जहां पर वो रहते हैं, उसको हम लोग हैबिटेट कहते हैं. अब इस हैबिटेट से इन्हें फायदा क्या होता है? जो हम इनका वासस्थल होता है या हैबिटेट होता है, वो क्या देते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को? तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग? यस, द हैबिटेट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनिज्म, क्या दे सकते हैं वो? एवरीथिंग इट नीड्स टू सर्वाइव, है ना. क्या देते हैं वो लोग? एक मिनट जरा, क्या लिखेंगे हम लोग? प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनिज्म एवरीथिंग इट नीड्स टू सर्वाइव. जैसे कि लाइक शेल्टर, प्रॉपर वेदर कंडीशन, proper weather condition, जैसे कि rainfall, heat, etc. Okay, children. So what is habitat? The organism and the surrounding where they live is known as habitat. And the habitat provides an organism everything it needs to survive, like shelter. Shelter यानी रहने का उनका वास स्थल जो होता है, वहां पर शेल्टर देते हैं वो लोग प्रॉपरली. और उनका प्रॉपर वेदर कंडीशन, यानी कि जो उनके शरीर को सूट होता है, जो कंडीशन उनको, वैसे जैसे कि रेनफॉल हुआ, बारिश हुई, हीट हुआ, प्रॉपर टेम्परेचर हुआ. तो ये सब जो है एक हैबिटेट जो है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करता है. क्लियर? यस. अब नाउ चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू लर्न टाइप्स ऑफ हैबिटेट, यानी कि हैबिटेट कितने तरह के होते हैं. तो बेसिकली द हैबिटेट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक. ठीक है, तो जो हमारे हैबिटेट होती है उसको हम बेसिकली दो भागों में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, या टू टाइप्स, बेसिकली उसको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं. एक है टेरेस्ट्रियल and the other one is aquatic. ओके. अब टेरेस्ट्रियल, अब अगर पूछे क्या है, टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड होता है, एक्वाटिक यानी वाटर. तो दो तरह के बेसिकली जो हैबिटेट्स होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल जो लैंड एनिमल्स के लिए होता है, और एक्वाटिक जो वाटर एनिमल्स के लिए हो सकता है. ओके. अब जो प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ रहते हैं? जो लैंड में रहते हैं. द प्लांट्स एंड द एनिमल्स when they live on the land are said to be terrestrial habitats. Okay, terrestrial animals या terrestrial habitat कहते हैं हम लोग. और जो प्लांट्स और एनिमल्स वाटर में लिव करते हैं, या उनकी जो सराउंडिंग वाटर होती है, उनको हम लोग कैसे हैबिटेट बोलते हैं? उनको हम लोग वाटर हैबिटेट कहते हैं या एक्वाटिक हैबिटेट कहते हैं. ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वाटिक हैबिटेट क्या है पता लग गया. अब जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के कुछ एग्जांपल्स अगर हमसे पूछे, तो हम बताएंगे क्या? टेरेस्ट्रियल में जो आता है, यहां पर लिख देते हैं. यस,
टेरेस्ट्रियल। ओके, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में कौन कौन से हैबिटेट आ सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स एक्सेट्रा, है ना। ये सब क्या है, ये सब जो है कैसे हैबिटेट है, लैंड हैबिटेट है ना। जैसे कि फॉरेस्ट जंगल हुआ, घास वाले, बहुत ज्यादा घास वाले एरियाज को हम लोग ग्रास लैंड्स कहते हैं, और डेजर्ट्स यानी कि जो हमारा रेगिस्तान होता है। तो ये तीनों जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर आता है। अब अगर हमसे पूछे कि एक्वाटिक हैबिटेट, उसमें क्या क्या आता है, तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं बच्चे उसमें, हम लोग उसमें लेक्स, है ना, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। सी भी आता है ना, सी तो बहुत बड़ा हैबिटेट है। ये देखिए, सी, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो ये सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर आते हैं। क्लियर? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न एन अनदर टर्म। एक और टर्म हम पढ़ेंगे। हैबिटेट तो हमें पता लगे कि क्या है, क्या बताया था मैंने आपको, हैबिटेट क्या है। हैबिटेट यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसकी जो सराउंडिंग होती है, उसी को हम लोग हैबिटेट कहते हैं। और ये जो हैबिटेट होती है, ये ऑर्गेनिज्म को सब कुछ प्रोवाइड कर देती है। क्या प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है, दे प्रोवाइड, द हैबिटेट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनिज्म एवरीथिंग इट नीड्स टू सर्वाइव, like shelter, proper weather condition, etc. Okay, and it can be divided into two types, terrestrial habitat and aquatic habitat. टेरेस्ट्रियल में जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट सब आते हैं, जहां पर लैंड एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं। और एक्वाटिक हैबिटेट वो होती है जहां पर जो है एक्वाटिक प्लांट्स और एक्वाटिक एनिमल्स रह सकते हैं, जैसे कि सी, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। ओके, ओके, नेक्स्ट टर्म वी आर गोइंग टू लर्न इज एडेप्टेशन। अब ये एडेप्टेशन क्या है, देखते हैं। ओके, व्हाट इज एडेप्टेशन? ओके चिल्ड्रन, अब अगर एडेप्टेशन की बात करें तो हम बोलेंगे द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स which enable an organism to live naturally in a place। क्या पहले हम लिखते हैं उस डेफिनेशन को, उसके बाद आपको समझाएंगे। यस, लिखते हैं यहां पर the presence of the presence of specific features, the presence of specific features or certain habits which enable an organism to live naturally in a place or in an जो है हैबिटेट, उसकी जो हैबिटेट है वहां पर वो रह सकता है, उसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं। ओके, अब क्या बताया गया है इसमें, अब देखो कुछ एनिमल्स या कुछ प्लांट्स में कुछ ऐसे स्पेशल हैबिट्स या कुछ ऐसे फीचर्स हो जाती है जिससे कि उस ऑर्गेनिज्म को एक प्लेस में या फिर उसके एक हैबिटेट में वो आराम से जी सकता है। ठीक है, नेचुरली वो जी सकता है। तो उसी उन्हीं फीचर्स को या उन्हीं हैबिट्स को हम एडेप्टेशन कहते हैं। यानी कि उस जो हैबिटेट में सूटेबल जो चीजें होती है उसकी बॉडी में आ जाती है या उसके व्यवहार में आ जाती है, उसी को हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। ओके, ओके, अब मैं इसको दो एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको मैं समझाऊंगी। एडेप्टेशन को हम लोग दो एग्जाम्पल्स के तौर पर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं फिश का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, फिश का एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, फिश।
अगर हम फिश की बॉडी देखें तो फिश देख कहाँ कहाँ पर लिव करते हैं वो लोग, वाटर में लिव करते हैं ना, वाटर में जी सकते हैं वो लोग। अब वाटर उसका हैबिटेट है ना, सी हो चाहे पॉन्ड हो चाहे रिवर हो, तो वो जो है एक्वाटिक हैबिटेट में जीने वाला एक जीव है फिश, है ना। अब उसमें क्या क्या एडेप्टेशन होती है जो जिसके कारण वो वाटर में लिव कर सकता है, तो सम फीचर्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू, ओके, विच हेल्प द फिश टू लिव इनसाइड द वाटर। यस, अब अगर हम फिश की बात करें, सबसे पहले तो हम जरा फिश की एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर फिश को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, दीज आर द इसको हम फिन्स कहेंगे। ये इसका टेल है, यहाँ पर इसका गिल होता है, एंड दे हैव सम स्केल्स ऑन देयर बॉडी, है ना, उनके बॉडी में जो है कुछ जो होते हैं स्केल्स होते हैं उनके बॉडी में, देखा है ना आपने। यस, तो फिश की अगर बॉडी की हम लोग एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले तो हम जैसे कि पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, दे हैव अ स्ट्रीमलाइन शेप। उनकी बॉडी का शेप कैसा होता है बच्चों, उनकी बॉडी जो होती है, उनकी बॉडी में एक शेप होती है जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। अब ये जो स्ट्रीमलाइन शेप होती है ये क्या होती है कि दोनों साइड से टेपरिंग होती है इनकी बॉडी, इसे हम स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं, और इसके कारण दे कैन इजीली मूव इन द वाटर। ओके, अब स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ अ फिश हेल्प्स द फिश टू, यस, दे कैन इजीली मूव इन द वाटर। ओके, तो लोकोमोशन इजी हो जाता है उनके लिए वो। अब दूसरा ये है कि प्रेजेंस ऑफ स्लिपरी स्लिपरी स्केल्स, उनके बॉडी में जो होती है, कैसे स्केल्स होते हैं, स्लिपरी होते हैं। आपने अगर कभी मछली को पकड़ा है तो आपको पता लगेगा वो एकदम से स्लिप होकर जाती है हमारे हाथ से, हमारे हाथों में वो जल्दी से नहीं आती है। ओके, सो इट इज एन अडेप्टेशन टू एस्केप इट और प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इट्स एनिमीज। ओके, यानी कि उनकी जो एनिमीज होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का भी एक तरीका हो सकता है ये स्लिपरी बॉडी का होना, और वाटर में मूव करने, स्मूथ मूवमेंट में भी ये हेल्प करता है इनको। ओके, अब हम बोलेंगे जो गिल्स होते हैं इनके, इनके बॉडी में गिल्स होते हैं, यानी कि इनके यहाँ पर इस तरफ जो होती है, अगर आपने कभी एक फिश के सर को देखा है तो यहाँ पर उनके अंदर की तरफ उनके गिल्स होती है उनके बॉडी में, हेड के रीजन में जो है गिल्स होते हैं। अब ये जो गिल्स है वो कैसे हेल्प करते हैं इनको, गिल्स हेल्प in utilizing dissolved oxygen dissolved oxygen ओके इन वाटर। अब देखो बच्चों, जो फिशेस होते हैं उनमें भी ब्रीदिंग होती है, वो लोग भी ब्रीथ करते हैं हमारी तरफ, रेस्पिरेशन होता है उनका भी। अब वो हमारी तरह बाहर से ऐसे सांस लेकर तो नहीं करते इस तरह से, है ना, ऑक्सीजन ऐसे जैसे हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन उस तरह से वो लोग ले नहीं सकते। तो क्या होता है, जो वाटर होता है वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होता है। अब इस डिजोल्व ऑक्सीजन को लेने के लिए इन फिशेस को ये जो गिल्स होते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब ये गिल्स क्या करते हैं, इस डिजोल्व ऑक्सीजन को पानी में से ले लेते हैं और इनके लंग्स तक पहुंचाते हैं। क्लियर? यस। अब एक और विशेष बात इस इनकी कि क्या इनके पास जो है फ्लैट फिन्स एंड टेल होते हैं। क्या होते हैं? फ्लैट फिन्स एंड टेल। अब देखो, ये जो है ये इनका फिन कहलाता है ना, पंख जैसा, और ये जो होता है ये इनके टेल होते हैं। अब ये जो फ्लैट फिन और जो टेल होता है ये किस में हेल्प करते हैं इनके, यस, द फ्लैट फिन्स एंड द टेल हेल्प इन चेंजिंग डायरेक्शन इन द वाटर, यानी कि उनको वाटर में जो है डायरेक्शन चेंज कर करके मूव करने में, आगे बढ़ने में उनकी सहायक होते हैं। ओके, तो फिश के एडेप्टेशन पढ़े हमने कि फिश को क्या क्या, फिश के बॉडी में क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं। एडेप्टेशन मैंने आपको बताया कि जो एक स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं या स्पेसिफिक हैबिट्स होते हैं,
जिसके कारण एक ऑर्गेनिज्म जो है आराम से अपने हैबिटेट में रह सकता है। अब हम सबसे पहला एग्जाम्पल हमने फिश का लिया। फिश विच लिव्स इन वाटर, इट्स बॉडी इज वेल अडेप्टेड टू लिव इन वाटर। उसका बॉडी जो है पानी में रहने के लिए बहुत अच्छी तरह से अडेप्टेड होता है। तो उसमें क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहली बात तो उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, या उनका शेप जो है स्ट्रीमलाइन होता है, जिसके कारण उनका वाटर में मूवमेंट आसानी हो जाती है, बैलेंस होता है उनका। और दूसरा हमने कहा प्रेजेंस ऑफ स्लिपरी स्केल्स होते हैं उनके बॉडी में। उनके बॉडी में जो है स्केल्स कैसे होते हैं? स्लिपरी होते हैं, ये भी उनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और गिल्स जो होते हैं वो उनके बॉडी में जो जो हेड के रीजन में जो गिल्स होता है वो किस में हेल्पफुल होता है? गिल्स हेल्प इन utilizing dissolved oxygen in the water for breathing. Okay, then फ्लैट फिन्स एंड टेल, इनके जो बॉडी में फ्लैट फिन्स और टेल्स होते हैं ये इनको हेल्प करते हैं टू चेंज द डायरेक्शन इन द वाटर वाइल मूवमेंट और वाइल लोकोमोशन। क्लियर? यस। अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे कैमल का। देखें कैमल की बॉडी कैसे अडेप्टेड होती है। अब हमें पता है कि जो कैमल होते हैं वो कहाँ पर रहने वाले होते हैं? वो डेसर्ट एरिया में रहते हैं, है ना, जहां पर एक्सट्रीम कंडीशन होती है, बहुत हॉट क्लाइमेट होता है। तो हम देखते हैं कि कैमल के बॉडी में ऐसा क्या क्या अडेप्टेशन होता है जिसके कारण वो डेसर्ट में जी पाते हैं। ओके, अब मैं सबसे पहले आपको डेजर्ट का एक कैमल का एक चित्र दिखाती हूँ, उसके तौर पर मैं आपको समझाऊंगी उस चीज को। ओके, तो हियर आप देखिए, ये आप देख रहे हो कैमल का पिक्चर, देखा आपने? ओके, अब we know that the camels are well adapted to live in the, कहाँ पर लिव करने के लिए अडेप्टेड होती है उनकी बॉडी? उनकी बॉडी जो है डेजर्ट में लिव करने के लिए वेल अडेप्टेड होती है ना। अब इनकी बॉडी की अगर हम बात करें तो कैसी होती है इनकी बॉडी, देखते हैं। इनके जो लेग्स होते हैं ना, ये लेग्स जो होते हैं इनके वो काफी लंबे होते हैं, देखा आपने? यस, इट हैज लॉन्ग लेग्स विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट ऑफ सैंड। देखो सैंड में चलते हैं ये लोग, तो इनके लंबे लंबे पैर होने के कारण इनको क्या होता है? हीट से प्रोटेक्शन मिलती है। जो सैंड होती है बहुत गर्म होती है और इसमें चलने में इनको आसानी होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। एंड चिल्ड्रन दे एक्सक्रीट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, यानी कि इनके शरीर में, आपको पता है जो डेजर्ट एरिया होता है वहां पर वाटर की स्कैर्सिटी होती है, पानी कम होता है। तो इनके शरीर में क्या नहीं होते? उनके शरीर में जैसे हमें पसीना आता है उनको पसीना नहीं आता है, दे डू नॉट स्वेट। ओके, और इनका जो ये लोग जो यूरिन पास करते हैं, जो पेशाब ये लोग पास करते हैं वो बहुत कम होता है, ताकि इनके शरीर का पानी बचा रहे। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज। ठीक है, उनकी जो बॉडी होती है ऐसे अडेप्टेड होती है कि काफी दिनों तक ये लोग बिना पानी के रह सकते हैं, ताकि इनके बॉडी का वाटर को ये लोग लूज ना कर पाए। ओके, तो ये जो थे ये किसके अडेप्टेशन है? कैमल के एडेप्टेशन है। तो उसको लिखे हम लोग, कैमल के क्या क्या एडेप्टेशन है। यस, लिखते हैं हम लोग वन बाय वन। सबसे पहला तो ये लिखेंगे कि इट हैज लॉन्ग लेग्स, इनके लंबे लंबे पैर होते हैं जो क्या करते हैं? विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट ऑफ सैंड, यानी कि सैंड की गर्मी से इन्हें बचाते हैं। और दूसरी बात हमने कही कि दे एक्सक्रीट यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है आपके जो बाहर निकालते हैं उसी को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। ठीक है, यूरिन जो होता है उनका
बहुत कम निकलता है ताकि इनकी बॉडी के पानी को ये बचाए रखे। अब तीसरा अडेप्टेशन हमने कहा, दे डू नॉट स्वेट, दे डू नॉट स्वेट, उनमें पसीना नहीं निकलता है, ना के बराबर होता है, ताकि उनके बॉडी को ये लोग पानी के कमी से बचाए रखें। क्योंकि स्वेट ज्यादा निकलेगा, आपको बॉडी को पानी की जरूरत ज्यादा होगी, है ना। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, दे कैन लिव, दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, ये लोग बिना पानी के काफी दिनों तक जी सकते हैं, रह सकते हैं, सॉरी। तो क्या है, तो ये है कैमल के एडेप्टेशन विच हेल्प द कैमल टू लिव इन द डेसर्ट। ओके, यानी कि डेसर्ट में जो है बहुत ही सक्सेसफुली ये लोग अपने जीवन को जी सकते हैं। क्लियर बच्चों? ओके, अब अगले क्लास में हम और भी बातें जानेंगे इस चैप्टर के बारे में, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं। तब तक के लिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।